हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज का जो वीडियो होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यानी यहाँ पर देखिए क्लास 12 फिजिक्स का टॉप यहाँ पर देखिए 10 MVVI यानी मोस्ट VVI यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको फिजिक्स का। तो यहाँ आप देखिए ये जो 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यानी लगातार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास करने के बाद से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे, तो आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और 10 के 10 प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोटबुक में लिख के इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए एक एक प्रश्न को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका PDF हम लास्ट में बताएंगे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग चल रहा है, कैसे दे सकते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 91 35 74 20 और 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए और आपको यहाँ पर देखिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए बाबू पहले नंबर प्रश्न से हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आवेश क्या होता है, यानी चार्ज क्या होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज। तो व्हाट इज, यहाँ पे देखिए चार्ज यानी आवेश क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डिफिनीशन को सिर्फ अच्छे से पढ़िएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जो यहाँ पे देखिए विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनीशन लिखे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ आप देखिए आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता हो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनीशन है। तो आप लोग यहीं लिख दीजिएगा कि पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, यानी आवेश कहते हैं। और लिखिएगा यहाँ पे आवेश एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, आवेश यानी चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ये सब लिखना पड़ेगा बाबू, तभी आपको यहाँ देखिए मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से एक भी नहीं काटेगा, 2 में से 2 दे देगा नंबर। तो जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और आवेश का मात्रक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा AT होता है। हम कई बार आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में कि आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसे यहाँ आप देखिए स्मॉल q के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, तो यहाँ आप देखिए आवेश को। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देखिए आवेश पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे पूछे कि आवेश पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो यहाँ देखिए किसी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। इसकी बीमा होती है AT और इसे स्मॉल q के द्वारा सूचित किया जाता है। तो बाबू ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो एक बार बाबू आप लोग यस लिख दीजिए। और ये क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग नोटबुक पे लिख के इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम बताएंगे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो चलिए विद्युत फ्लक्स पूछा है ना, तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम यहाँ देखिए उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिएगा एक बार अच्छे से फिगर समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी यहाँ आप देखिए किसी स्थिति में आप देखिए पृष्ठ के
के लंबवत जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, मान लीजिए ये पृष्ठ है और इसके जो लंबवत ये गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है, इसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इसके लंबवत गुजरने वाली सभी रेखा है, इसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत यहाँ आप देखिए फ्लक्स कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसे यहाँ आप देखिए फाई द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ आप देखिए इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ आप देखिए इसका ए सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसका ए सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यहाँ आप देखिए फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml के पावर 3 t के पावर -3 और ये क्या होता है, इन्वर्स होता है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये आपको यहाँ आप देखिए एग्जामिनर 2 नंबर पक्का दे देगा। और यहाँ आप देखिए क्या होता है, विद्युत फ्लक्स एक यहाँ आप देखिए क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ आप देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। इसमें से यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव भी 3-4 प्रश्न बन गया और 2 नंबर वाला भी प्रश्न बन गया। तो यहाँ आप देखिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर से समझाते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू यहाँ आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 नंबर। चलिए 3 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबक क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत चुंबक क्या होता है। और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी 10 के 10 प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 10 के 10 प्रश्नों को कॉपी में लिख के इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। तो विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक ही होता है। जैसे नॉर्मल चुंबक होता है उसी प्रकार विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक होता है, जिसमें यहाँ देखिए विद्युतीय प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल का यहाँ आप देखिए सप्लाई देखिए इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ आप देखिए उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबक कहते हैं। यहाँ पे फिर से समझिए बाबू, विद्युत चुंबकत्व क्या है। अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जिसमें विद्युतीय प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विद्युत चुंबक में क्या होता है, विद्युतीय प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विद्युतीय प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे सभी डिफिनीशन लिखा हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, सभी डिफिनीशन को नोटबुक पे लिख के इसको याद कर लीजिएगा, सभी आपको एक दिन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 3 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट वीवीआई है, यानी यहाँ आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए अपेक्षिक पारावैद्युतांक किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि किसी माध्यम की पारावैद्युता और निर्वात के पारावैद्युता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो अपेक्षिक पारावैद्युतांक कहते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए, और इसे ईआर द्वारा सूचित किया जाता है, किसे, तो अपेक्षिक पारावैद्युता को। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम का यहाँ आप देखिए पारावैद्युता, तो किसी माध्यम के पारावैद्युता को हम किससे सूचित करते हैं, तो ई से सूचित करते हैं। और निर्वात के पारावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं इसको। तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ आप देखिए पारावैद्युता कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे ईआर द्वारा सूचित किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ आप देखिए अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम किससे सूचित करते हैं, ईआर से सूचित करते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, तो किसी माध्यम का यहाँ आप देखिए पारावैद्युता, इसका मान क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए एप्सिलॉन, और यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, और निर्वात के पारावैद्युता के अनुपात यानी इसके अनुपात को, तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो पारावैद्युता कहते हैं। तो अगर आपसे दे देगा कि ईआर, यहाँ आप देखिए ईआर का मान दे देगा, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक का मान कितना होता है। यानी तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए मान लीजिए किसी माध्यम का पारावैद्युतांक ई है और निर्वात की यहाँ आप देखिए पारावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट है, तब क्या होगा, अपेक्षित पारावैद्युतांक ईआर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपके सामने, यानी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू।
चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। यहाँ पे देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। यहाँ पे देखिए दाएं हाथ का नहीं पूछा है, बाएं हाथ का नियम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको जान लीजिए, इसे क्या कहते हैं, इसे अंगूठा कहते हैं। और उसके बाद वाली उंगली को क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको उंगली का नाम पता होना चाहिए, कम से कम 3। यहाँ देखिए ये क्या है, अंगूठा, ये वाला उंगली का नाम क्या है, तर्जनी। और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, मध्यमा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो यहाँ आप देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की यहाँ देखिए तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। यानी ये तीनों उंगली को ऐसे फैलाना है हमको कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। यानी एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता है, यानी जो अंगूठा हो वो फोर्स की दिशा यानी बल की दिशा को ज्ञात करता हो। तर्जनी उंगली क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी ये उंगली क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो। और यहाँ पर देखिए तथा जो मध्यमा उंगली है वो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हूँ। यानी ये जो मध्यमा उंगली है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। तो ये नियम को हम क्या कहेंगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहेंगे। आप देखिए उंगली के हिसाब से आपको समझना है। यहाँ देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की यहाँ देखिए तर्जनी, मध्यमा और यहाँ देखिए अंगूठे को इस प्रकार फैलाना जाना चाहिए कि एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। जिसमें ये अंगूठा वो बल की दिशा को ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता हो। और यहाँ देखिए जो मध्यम उंगली हो वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ज्ञात करता हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्लेमिंग के यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड रूल कहेंगे। यानी यहाँ देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहेंगे। कितना आसान भाषा में लिख दिए हैं, फटाफट आप लोग इसको नोटबुक पे नोट कीजिए और इसको याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है, पूछ देगा कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम लिखिए, या तो एक पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ आप देखिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ आप देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। उस समय बाएं हाथ का नियम बताए हैं, अभी आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। चलिए तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये क्या होता है, अंगूठा होता है। और उसके बाद वाली उंगली क्या होती है, तर्जनी होती है। और ये क्या होता है, मध्यमा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों उंगली आप लोग समझ गए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, यानी ऐसे फैलाना है तीनों उंगली को, किसको, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, कि एक दूसरे पर परस्पर क्या हो, लंबवत हो। क्या हो बाबू, लंबवत हो। तो अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है, यानी इशारा करता है। यानी यहाँ देखिए अंगूठा किसकी तरफ इशारा करेगा, तो चालक की गति की तरफ इशारा करेगा। और तर्जनी किसके, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। यानी जो इसके बाद वाला उंगली है, तर्जनी उंगली जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए जो मध्यमा उंगली है, जो मिडिल उंगली होता है, वो क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता है। क्या, यानी इलेक्ट्रिकल करंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो देखिए फिर से समझाते हैं कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार इसको फैलाना है कि क्या हो, एक दूसरे पर लंबवत हो। क्या हो बाबू, एक दूसरे पर लंबवत हो। जिसमें यहाँ पे देखिए आप लोग अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है। ऐसे फैलाना है कि यहाँ देखिए अंगूठा चालक की यहाँ देखिए गति की ओर इशारा करता हो। तर्जनी जो उंगली है यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो। और यहाँ देखिए जो मध्यम उंगली हो वो जो प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता हो। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्लेमिंग के यहाँ देखिए दाएं हाथ का नियम कहेंगे। कितना आसानी से समझा दिए, फटाफट आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसे आप लोग साथ में नोटबुक पे लिखते चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या होता है। चलिए यहाँ पे अब पूछा जाता है आपसे कि लॉरेंज बल आखिर होता क्या है। तो चलिए बताते हैं लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। यहाँ आप देखिए मान लीजिए ये कण है, ये क्या है, आवेशित है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए
कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर यहाँ पर देखिए एक बल कार्य करता है। तो जी आवेशित कण है, इस पे क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी बल को हम क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो यहाँ आप देखिए आवेशित कण पर एक बल काम करता है, यानी जो आवेशित कण है इस पे क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा। तो यहाँ आप देखिए इसी बल को हम क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी बोला जाता है, यानी चुंबकीय बल भी इसको बोला जाता है। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबक दोनों क्षेत्र में चलाने की दिशा के लंबवत होती है। क्या होती है, लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे, तो लास्ट में बताएंगे आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, फटाफट क्लास खत्म होने के बाद से जाके ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे। और ऐसे प्रश्न तो 100% आते हैं बाबू आपके एग्जाम में, तो ये आपको भूलना नहीं है, याद कर लेना है इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युतीय यानी विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण क्या है, ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखिए निगेटिव तर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। पहला इसका ये विद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या है कि ये सदैव धन यहाँ पे देखिए आवेश से प्रारंभ होता है और ऋण आवेश पर जाके क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है, वहीं लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती है। यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है चालक के सतह के लंबवत निकलती है। जो चालक होता है उसके सतह की क्या होती है, लंबवत निकलती है। क्या, कौन, तो विद्युत बल रेखाएं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप देखिए चौथा इसका क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती। यहाँ आप देखिए क्या होता है, ये चालक है तो इसे होकर नहीं गुजरती है, इसके लंबवत गुजरती है, हम अभी बताए हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर 2 नंबर आपको पक्का दे देगा। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त होता है। विद्युत यहाँ आप देखिए बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। तो जब चालक के सतह के ऐसे लंबवत निकलेगी तो क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर क्या होगी, नहीं गुजरेगी। यानी ये चालक है तो यहाँ पर देखिए इससे होकर क्या होगा, नहीं गुजरेगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 9 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा कितना बार ये पूछा गया प्रश्न है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो चलिए बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जितना भी डिफिनीशन लिखे हैं ना, सब अपने से लिखे हैं बाबू, अपने से लिखे हैं, यानी सभी आसान भाषा में लिखे हैं। आप लोग लिखिएगा ना, जैसे बताए हैं आपको, आप लोग इसे भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा गारंटी है बाबू, ये 100% गारंटी है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी। यहाँ पे देखिए एक आवेश है, इसका दोनों आवेश है ऋण आवेश, यहाँ पे देखिए धन आवेश और क्या, यहाँ पे देखिए ऋण आवेश। एक मान लीजिए आवेश है, उसके 2 आवेश होते हैं, एक यहाँ पे देखिए पॉजिटिव या होता है, धन आवेश होता है, और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इसी के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा, इसके बीच की दूरी के गुणनफल होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम हमेशा P से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर होता है। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है। तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की दूरी, मान लीजिए ये कोई आवेश है, उसके एक आवेश के 2 आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा,
तो एग्जामिनर आपको पक्का 100% यहाँ पे 2 नंबर पक्का दे देगा। कितना भी खड़ूस मास्टर होगा चेक करने वाला, जरूर आपको नंबर देगा। तो आप लोग जैसे बताए हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिए। अगला प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 100% आता है बार बार आपके एग्जाम में, कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो कूलम्ब के नियम की पहली सीमाएं क्या होती है, तो कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। क्या होता है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए क्या होता है, सत्य नहीं होता है। यानी ज़्यादा लेंथ के लिए क्या होता है, सत्य नहीं होता है। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। मान लीजिए इससे कम होगा, ये जो दूरी दिया है इससे कम होगा तो क्या होगा, इस पे लागू नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये चौथा क्या है, यह एक सार्वत्रिक नियम है। यहाँ पे देखिए क्या है, यह एक यूनिवर्सल नियम है। यहाँ पे याद रखिएगा, यह एक, यहाँ देखिए यूनिवर्सल नहीं होता है, सॉरी यहाँ देखिए यह नियम में क्या होता है, सार्वत्रिक नियम नहीं होता है। कौन, तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं में क्या होता है, कूलम्ब का जो नियम होता है यूनिवर्सल नियम नहीं होता है। चलिए फिर से समझाते हैं आपको। कूलम्ब के नियम की सीमाएं कौन कौन से होती हैं, तो कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, यानी ज़्यादा लेंथ के लिए क्या है, सत्य नहीं है। और यह नियम यहाँ देखिए 10⁻⁻ यहाँ देखिए 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा। और यहाँ देखिए इससे कम होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। यह एक यहाँ देखिए यूनिवर्सल नियम नहीं होता है। यहाँ पे कौन, तो कूलम्ब का नियम क्या होता है, यूनिवर्सल नियम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। 10 प्रश्न बता दिए, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको 10 में से कितना प्रश्न समझ में आ गया है। और यहाँ देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट बाबू पहले वीडियो को लाइक कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 9135742024। आप लोग इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए वो बताते हैं कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ और कब यहाँ देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो चलिए बाबू हम आपको अब बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। एक एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिएगा। गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके सर्च बार में लिखना है आस्क बोर्ड, ASK और BOARD, आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आस्क बोर्ड होम लिखा हुआ आएगा, आपको सिंपली इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। और यहाँ आप देखिए इस पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, फ्री PDF दिया जाता है सभी क्लास का। यहाँ आप देखिए सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इसमें। यहाँ आप देखिए मॉडल पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट है, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आर्ट्स कॉमर्स सब। तो जितने भी स्टूडेंट है सभी बच्चे यहाँ पे आके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं अगर आपको टेस्ट देना है तो कैसे देना है। तो यहाँ आप देखिए टेस्ट का बटन दिख रहा है, इसी पे आप लोग एक बार क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ आप देखिए बंद करे खोले लिखा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको खोलिएगा जरूर। जैसे देखिए जैसे हम खोल रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे खोलिएगा जरूर। यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, इसे सिंपली एक बार खोल देना है, उसके बाद से ये नहीं आएगा आपके सामने। तो यहाँ आप देखिए फिर टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये खुल गया। यहाँ आप देखिए क्या करना है, सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, वहीं लाइव टेस्ट होता है। तो उसी पे यहाँ आप देखिए क्लिक कर कीजिएगा और नीचे आइएगा। नीचे जैसे ही आइएगा यहाँ आप देखिए स्टार्ट का बटन दिखेगा, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेम पूछेगा, आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ आप देखिए मैं आस्क बोर्ड लिख देता हूँ, आप लोग अपना नाम जरूर डालिएगा ताकि यहाँ आप देखिए रिजल्ट बनाने में आसानी होगी। और यहाँ आप देखिए आज सुबह में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो 5 बजे इसका रिजल्ट आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF भी भेज दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ आप देखिए 10 मिनट रहता है और 20 प्रश्न रहता है। जैसे यहाँ आप देखिए संप्रासी मिलियन में समान होता है तो क्या मोलर सांद्रता समान होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सही का चिन्ह दिखाएगा। अगर यहाँ आप देखिए इसमें गलती का, यहाँ आप देखिए परासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो ATM होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए कैलोरी पे हम जानबूझ के गलती करेंगे तो ये गलत दिखाएगा। तो ऐसे आके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं PDF और नोट्स डाउनलोड करना। तो जैसे ही आप देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री का PDF डाले हैं, यहीं पे आपको दिखेगा, यहाँ आप देखिए क्लास 12 फिजिक्स 10, यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का PDF डाउनलोड करें, तो आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिखे यहाँ पे तो आपको सिंपली नीचे आना है, एजुकेशन के वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे सबसे ऊपर दिखेगा, क्लिक करना है एक बार।
बार। और ये सब ऐड आता है बाबू, हम इतना PDF फ्री में देते हैं एक ऐड पे क्लिक करने के लिए, तो आप लोग ऐड पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इतना मेहनत यहाँ पे गर्मी में करते हैं बाबू, तो आप लोग इतना ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड का यहाँ पे देखिए बटन दिया है, डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक करके आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।